बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सुरक्षा बल को एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पिछले 24 घंटे में दक्षिण कश्मीर में 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। कल कुलगांव में 3 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा बल के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कश्मीर में अब इस साल में 137 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो बड़ी खबर, सुरक्षा बल 24 घंटे में लगातार कार्रवाई, 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, फिलहाल ढेर हुए हैं। रिफत हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जी अर्पिता, बिल्कुल ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं और पिछले 24 घंटे में 7 मिलिटेंट मारे गए हैं। कल कुलगाम में जो है 3 जैश के मिलिटेंट मारे गए थे, उसमें एक टॉप कमांडर भी शामिल था। और अभी जो 4 मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी आइडेंटिटी जो है अभी एस्certain की जा रही है। लेकिन ऑपरेशन चूंकि अभी जारी है, ऑपरेशन में अभी टाइम लग सकता है। लेकिन कुल मिला के 7 मिलिटेंट 24 घंटे में मारे गए हैं और 137 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं 1 जनवरी से लेके अब तक। और लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का सिलसिला साउथ कश्मीर में खास तौर से जारी है, क्योंकि अभी भी काफी संख्या मिलिटेंट की जो है साउथ कश्मीर में है। और जिस तरीके से आर्मी का भी कहना है कि अभी भी प्रेजेंस है काफी मिलिटेंटों की, क्योंकि उस पास से भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन वो सब कुछ जो है नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है, लेकिन साउथ कश्मीर में लोकल मिलिटेंट्स की तादाद भी अभी काफी है। रिफत, ये इलाका दरअसल किस तरीके का इलाका है और ये मुठभेड़ कब शुरू हुई थी? देखिए, ये रिहायशी इलाका है और ये मुठभेड़ जो है रात के दौरान ही शुरू हुई थी, क्योंकि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात के दौरान ही शुरू हुआ था। तकरीबन 5:10 पर पहली फायरिंग शुरू हुई और इनिशियल फायरिंग में जो है पहले 1 मिलिटेंट मारा गया था, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और अब 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। और अभी ऑपरेशन जारी है, शायद टाइम लग सकता है इस ऑपरेशन में, क्योंकि बाकी सैनिटाइज भी करना पड़ता है फिर एरिया को, और उसके बाद ही कॉल ऑफ किया जाता है ऑपरेशन को। क्या कोई और मिलिटेंट है यह कह पाना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से रिफत आप जानकारी दे रहे हैं, सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रिफत, कोई जानकारी कि कितने आतंकी दरअसल अभी इलाके में छुपे हो सकते हैं? देखिए, ये क्या कहना मुश्किल है कि कितने हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे आर्मी हो या पुलिस हो, वो उनका यही कहना है कि अभी भी काफी मिलिटेंट जो है साउथ कश्मीर में सक्रिय हैं। और जिस तरीके से अलग अलग एरियाज में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है और जहां पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है सुरक्षा बलों को, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं यहाँ पे। और जब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, अक्सर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है, यानी कि मिलिटेंट वहां पे होते हैं और उनको काफी जगहों पे सरेंडर करने के लिए भी बोला जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ पे देखा गया कि मिलिटेंट सरेंडर नहीं करते हैं, बल्कि वहां से फायरिंग करते हैं और फायरिंग में ही जो है मिलिटेंट मारे जाते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को भी काफी जगहों पे नुकसान हो जाता है, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या पुलिस हो। अभी तक काफी सारे सुरक्षा बलों के लोग भी जो है घायल भी हुए हैं और कुछ लोग की मौत भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन अब कश्मीर घाटी में चलाए जा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हर रोज कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है। एक दिन के बाद या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यहाँ पे एनकाउंटर होता है। यही वजह है कि 137 के करीब जो है मिलिटेंट 1 जनवरी से लेके अब तक मारे जा चुके हैं कश्मीर घाटी में। और खासतौर से साउथ कश्मीर में ज्यादा मिलिटेंट्स हैं, उसी वजह से वहां पर ही ज्यादा एनकाउंटर्स हो जाते हैं। जी, सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी अभी तक मिली है। 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, ढेर किए गए हैं। 2 तस्वीरें, कल 3 आतंकी ढेर किए गए थे और आज ये 4 आतंकी मारे गए हैं। तो लगातार सुरक्षा बल आतंकियों का ठिकाना पता करके उन्हें ढेर करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी के तहत आज भी ये सुबह से ही मुठभेड़ जो है वो चल रही है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। 4 आतंकी अभी तक बताए गए हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। कुछ और आतंकी हो सकते हैं। रिहायशी इलाका है, इसलिए ऑपरेशन में वक्त भी लग रहा है। बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के सुपौल के बेला गांव में प्रशासन की अनदेखी ने लोगों को गुस्से से भर दिया। दावा है कि प्रशासन ने लोगों से मुंह फेरा तो गांव वालों ने खुद ही नदी किनारे कच्चा तटबंध तैयार कर लिया ताकि गांव को डूबने से बचाया जा सके। लेकिन आरोप है कि इस दौरान प्रशासन के लोग वहां भटके तक नहीं। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया और जब कोई नहीं आया तो गांव के लोगों ने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया। कुछ दिन लगे, लेकिन गांव को बाढ़ से बचाने के लिए लोगों ने कोसी नदी के किनारे कच्चा तटबंध तैयार कर लिया। नदी के कटाव को रोकने के लिए रेत की बोरियां चारों तरफ लगा दी गईं और दावा है कि ये काम गांव वालों ने बिना किसी की मदद के किया। भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गाँव को बचाने के लिए लोग बोरी में रेत भरकर गांव में पानी आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुपौल के बेला गांव में लोगों ने बाढ़ से बचने का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन भूख और प्यास अब भी उनका इम्तिहान ले रही है। यहाँ पर कोई नेता लीडर नहीं देखने के लिए आता है। जो क्या हो रहा है, ये लोग को जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं सर यहाँ पे। नेपाल के पानी से उत्तर बिहार के 14 जिलों में अब तक सैकड़ों गाँव बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं
और कई इलाकों पर अब भी सैलाब का खतरा बना हुआ है। सियासी उठापटक के बीच राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम दिल्ली के पास गुरुग्राम में होटल पहुंच गई, क्योंकि वहां पायलट गुट के करीब 18 विधायक ठहरे हुए हैं। बताया गया कि ये टीम ऑडियो टेप मामले में पूछताछ करने होटल पहुंची, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उसे रोक दिया। एसओजी की टीम के लोगों की गाड़ी जैसे ही होटल के बाहर पहुंची, हरियाणा के पुलिस वाले गाड़ी के आगे आ गए। नौबत यह आ गई कि उन्हें करीब 1 घंटे तक वहां इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में राजस्थान के पुलिस अधिकारियों ने हरियाणा पुलिस को अपने साथ लाया हुआ लेटर दिखाया, जिसके बाद उन्हें होटल के अंदर जाने दिया गया। एसओजी की टीम को अंदर जाने की अनुमति मिल गई है। ये देखिए, एसओजी की टीम जो है अब अंदर जा रही है। जो आईपीएस अधिकारी विकास शर्मा है, उनकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगुवाई में जो टीम आई है, उसको अब अंदर जाने की अनुमति मिली है। यूपी के मथुरा में नगर निगम की एक बैठक में अचानक हंगामा शुरू हो गया। एक महिला पार्षद ने नगर निगम के कमिश्नर के पीए को भरी बैठक में चप्पल से पीट दिया और महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ पहले पीए ने बदतमीजी की। मथुरा वृंदावन नगर निगम की यह बैठक एक होटल में बुलाई गई थी। मंच पर अधिकारी बैठे और सामने लगी कुर्सियों पर पार्षद बैठे। पार्षद दीपिका रानी उठकर अपनी बात कहने लगी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पहले इसका विरोध जताया और फिर अचानक दोनों आपस में उलझ गए। पीए के हाथ में महिला की कलाई दिखी और महिला दूसरे हाथ से पीए पर चप्पल चलाने लगी। काफी देर हंगामा चलता रहा, जिसके बाद कुछ लोग पार्षद दीपिका रानी को हॉल के बाहर ले गए। हाथ पे झटक के और बोला चल बैठ, चल बैठ। तब मुझे भी गुस्सा आ गया, फिर मैंने भी कहा चल। इस घटना के बाद नगर निगम की बैठक बर्खास्त कर दी गई। नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि वो पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पीए ने उनको समझाने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने अपनी चप्पल निकालकर हमारे पीए को अपनी चप्पलों से पीटा। कोरोना के बीच चीन में सिनेमा घरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई। हालात सुधरते देख वहां की सरकार ने 20 जुलाई से सिनेमा घर को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ये सिनेमा घर सिर्फ उन्हीं इलाकों में खोले जाएंगे जहां कोरोना का खतरा कम है। इसके लिए वहां के सिनेमा घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सिनेमा घरों में तैनात कर्मचारी साफ सफाई और दूसरे इंतजामों में जुटे नजर आए। हालांकि वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। कोरोना संकट के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में एक डिजाइनर ने मोतियों वाला मास्क बना डाला, जिसकी कीमत 1 मिलियन जापानी येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख बताई गई, जिसे वहां के लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस खास मास्क को बनाने वाली डिजाइनर ने बताया कि इसका इस्तेमाल दूसरे मास्क की तरह किया जा सकेगा और इसे पहनने में कोई परेशानी भी नहीं होगी और ना ही चेहरे पर इसका कोई निशान पड़ेगा। ऐसे एक मास्क को बनाने में 300 से ज्यादा छोटे बड़े मोतियों का इस्तेमाल होता है और इसे तैयार करने में कारीगरों को 3 दिन का वक्त लगता है। डिजाइनर के मुताबिक इसे खास तौर पर पार्टियों में पहनने के लिए ही बनाया गया है। 面でつけると意外と肌にすごく気持ちが良くって、その肌写りのいいところとか。मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक और विधायक सुमित्रा देवी विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों में बाद बीजेपी में शामिल हो गई। खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने के बाद सुमित्रा देवी ने मुख्यमंत्री के पैर भी छुए। इस दौरान वहां मौजूद कई दूसरे नेताओं ने भी उन्हें अंगवस्त्र पहनाए और पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। सुमित्रा देवी बुरहानपुर की नेपा नगर सीट से विधायक हैं और इस हफ्ते में कांग्रेस के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले प्रद्युमन सिंह लोधी भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं इस भाजपा परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। कांग्रेस में लोगों का दम घुट रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़के के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। बताया गया कि सब्जी मंडी में काम करने वाले इस लड़के को बदमाशों ने न सिर्फ पीटा बल्कि उससे लूटपाट भी की और घटना का वीडियो बनाकर आरोपियों ने ही उसे वायरल भी कर दिया। इस वीडियो में 4-5 लोग पीड़ित पर सवार दिखे। लड़का दर्द से चीखता रहा, लेकिन पीटने वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। मारपीट में लड़के का सिर फट गया, पीठ पर भी चोट के निशान नजर आए। बैठे थे 4-5 लड़का जेब से पैसा निकाल के मारपीट करने लगा। हालांकि पीड़ित के शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यद्यपि लड़के घर से भागे हुए हैं जिन्होंने मारपीट की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर आम नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई।
पाकिस्तान ने पुंछ के गुलपुर और खड़ी करमड़ा सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू की और भारतीय सेना की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसी दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। नॉर्मल रूटीन में जो खाना बना रहे थे तो उसी टाइम जो है क्रॉस शेलिंग से जो है उनकी जाने जो है वो ऑन स्पॉट उधर ही डेथ हो गई है। पहले भी हमने 12 एडमिनिस्ट्रेशन को यही बोला था कि जो भी आप मतलब फायरिंग का जो सिलसिला है ये तो हमने 15-20 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो इसलिए जो भी एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी बंकर की उसका भी कोई रूटीन में मतलब जो उनका जीरो लाइन से स्टार्ट करने थे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे ने अपने गांव के पास की एक सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए वहां एक खुदाई करने वाली मशीन काम पर लगवाई थी। इसी खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर हमले से पहले उनका रास्ता रोकने के लिए किया गया था। लेकिन हमले वाली रात से पहले यह मशीन वहां एक सरकारी जमीन पर लगे पेड़ों को हटाने और जमीन को समतल करने का काम कर रही थी। बताया गया कि विकास दुबे लंबे वक्त से उस सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से काम करवा रहा था। इसी में जैसे 1.5-2 महीने से हो रहा है काम। ग्राम समाज की जमीन। ये जानकारी भी सामने आई कि सरकारी जमीन पर कब्जे की खबर पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उस वक्त विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अवैध रूप से यहाँ पूरा काम हो रहा था। ग्रामीणों ने कई बार इसका विरोध भी किया और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और ये चलते रहा। इस बीच कानपुर कांड की जांच के सिलसिले में पुलिस की एक टीम फिर से विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंची। वहां पुलिस ने बारीकी से उस जगह की पड़ताल की जहां पर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों पर हमला किया था। इस बीच कानपुर पुलिस ने 2 जुलाई की रात को रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल की गई खुदाई करने वाली मशीन के ऑपरेटर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आने के बाद न्यूज़ 18 के कैमरे पर आरोपी ने बताया कि विकास दुबे के कहने पर ही वो सरकारी जमीन से खुदाई करने वाली मशीन लेकर बिकरू गांव पहुंचा था। जब गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा तो बोलते हैं बीच रास्ते में ऐसे लगा दो, गाड़ी रास्ता जाम कर दो। तो मैं बोलता हूँ क्यों, तो रात है क्या दिक्कत है। बोलता मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वहीं विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। पुलिस ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि विकास दुबे का एनकाउंटर सही था। पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि विकास दुबे पुलिस कर्मियों को जान से मारकर भागने की फिराक में था और दावा है कि जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई जिसमें विकास दुबे मारा गया। पुलिस ने कोर्ट से इस मामले में किसी तरह का कोई आदेश नहीं देने की भी अपील की और कहा कि उसकी तरफ से इस पूरे मामले की जांच के लिए पहले ही न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। अब पुलिस के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता मिलने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की किसी बैठक में भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India, integrated with the global economy. यही नहीं, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक में सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कोरोना संकट के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाने को जरूरी बताया। Multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कांग्रेस नेता और नवागढ़ से विधायक गुरुदयाल बंजारे के स्वागत में लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रख दिया। नियमों की अनदेखी तब हुई जब संसदीय सचिव बनने के बाद बंजारे पहली बार शहर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। घंटों तक सड़क पर आतिशबाजी की गई, लेकिन इस आपाधापी में कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना भूल गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कांग्रेस कार्यकर्ता मंच पर संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे का सम्मान करते दिखे, लेकिन इस दौरान लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। मंच के नीचे भी लोगों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन वहां भी लोगों के बीच 2 गज की दूरी नहीं दिखी। कुछ लोग कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क से ढके दिखे, पर ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी।
ऐसी ही एक तस्वीर में कुछ महिलाएं गुरुदयाल बंजारे की आरती करती दिखीं और यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं कांग्रेस नेता बंजारे कार्यकर्ताओं के स्वागत से गदगद दिखे और उन्होंने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की बात दोहराई। हमने जो चुनाव के दरमियान घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे उनको बखूबी पूरा करेंगे। कोरोना से पीड़ित ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऐश्वर्या और उनकी बेटी को होम क्वारंटीन पर रखा गया था, लेकिन हल्का बुखार आने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले से ही नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों की सेहत में सुधार बताया जा रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को मुंबई के नानावटी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और सबसे अहम बात यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को सांस लेने में तकलीफ और हल्का बुखार, ये सिम्टम्स जो है वो उभर कर सामने आए थे, जो कुछ समय पहले टेस्ट किया गया था बच्चन परिवार का। उस दौरान भी जो है आराध्या और ऐश्वर्या राय बच्चन ये दोनों ही पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इन्हें होम क्वारंटीन किया गया था। आखिर में जब सिम्टम्स दिखाई पड़े तो उसके बाद इन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन नानावटी अस्पताल में अलग अलग वार्डों में रखा गया है। यानी ऐश्वर्या राय बच्चन और जो उनकी बेटी हैं आराध्या, उनको एक अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया हुआ है और फिलहाल दवाओं के डोजेज दिए गए हैं। सबसे अहम जानकारी जो उभर कर सामने आ रही है, आज बच्चन परिवार का कोविड टेस्ट किए जाने की संभावना है। 7 दिन बीत चुके हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को, ऐसे में आज उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा और ऐसे में साथ ही साथ जो है ऐश्वर्या राय और जो बेटी आराध्या है उनका भी टेस्ट किया जाना है। सबसे अहम बात यह है कि इस टेस्ट के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। हालांकि आराध्या बच्चन जो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी हैं उनमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव आने के बाद जो है ऐसे में जो लगातार होम क्वारंटीन के दौरान डोजेज दिए जा रहे थे, दवाएँ दी जा रही थी, उन सारी चीज़ों की स्थिति आज दोपहर को क्लियर हो पाएगी। बिहार के मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप लगे। एक दिन पहले ही बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया था, जिसके अगले ही दिन पप्पू यादव पर लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी के आरोप लगने लगे, क्योंकि वो बिना मास्क लगाए मधुबनी जिले में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच पहुंच गए। पप्पू यादव नाव में कुर्सी पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने निकले। उनके पास लोगों से बात करने के लिए माइक भी नजर आया। उन्होंने बीच बीच में रुककर लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया। हम फॉलो अप करबे, कालो बात करबे, जरूरत पड़ते है मंत्री से बात करबे, जिससे खुश होकर लोगों ने तालियां बजाई। पप्पू यादव, पप्पू यादव। लेकिन इन सारी बातों के बीच न तो पप्पू यादव का चेहरा ढका दिखा और न ही आसपास खड़े लोगों का। रही बात 2 गज की दूरी की, तो उसका भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आया। बिहार में बीते कुछ दिनों में कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह रही कि महामारी के बढ़ते खतरे को देखकर 15 दिन के लॉकडाउन का फैसला किया गया, लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव ने इसकी परवाह नहीं की और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना की लड़ाई को जन आंदोलन बनाया गया। खबर है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरनाथ जा सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटने वालों की संख्या 7 लाख के पार हो गई है। कोरोना से पीड़ित ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंडमान और निकोबार में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक टाल दी और स्पीकर को मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में पुंछ के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के मुताबिक वसुंधरा राजे को जब भी बुलाया जाएगा वो 3 घंटे में आ जाएंगी। मुठभेड़ में मेरठ में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने जूडो खिलाड़ी रह चुके 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1733 नए केस सामने आए हैं। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 5 करोड़ का सोना बरामद किया है। मुंबई पुलिस ने खुदकुशी मामले में सुशांत राजपूत के डॉक्टर से 6 घंटे पूछताछ की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यान से सूरज की अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीर लेने का दावा किया गया।
शिव नाडर के इस्तीफा के बाद उनकी बेटी रोशनी नाडर को HCL का चेयरपर्सन बनाया गया है। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 9 विकेट पर 469 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 1 विकेट पर 32 रन बना लिए हैं। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में अगस्त में मंदिर के भूमि पूजन और इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भेजे जाने पर फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी मंदिर शिलान्यास के न्योते को मान उसका जरूर रखेंगे और अयोध्या आकर राम मंदिर की भूमि पूजा करेंगे। शुभ शीघ्रम, जो अच्छा काम है उसको जल्दी करना चाहिए। ज्यादा ये जो कच्छप गति है, ढीला हिला हुआ, ऐसा नहीं। राम मंदिर का निर्माण जो है मेरा मानना है उसमें कई मशीनें लगनी चाहिए और कई मशीन लगा करके उसको जो है उसमें गति आनी चाहिए। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ट्रस्ट को चाहिए कि विशेष आग्रह करके और बुलाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत लंबे काल से लड़ाई लड़ी है और बहुत लंबा संघर्ष किया है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की, वो कितने बजे होनी है? देखिए, बिल्कुल इस बैठक में राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास है, राम मंदिर का भूमि पूजन है, उसको लेकर ऐलान किया जा सकता है कि कब होना है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास बड़ी खबर है, उससे 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या आने का जो क्योंकि बात सामने आ रही है वो लगभग कंफर्म है और पुख्ता जानकारी है। सरकार की तरफ से बाकायदा इसके लिए कल सीएम ने भी मीटिंग की थी और पूरी तैयारी की समीक्षा भी की है। तो अब मिलाकर क्योंकि प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे अयोध्या नहीं आए थे, उनका यही था कि जब मंदिर बनेगा तभी आएंगे। तो अब वो तारीख आ गई, क्योंकि 5 अगस्त श्रावण मास का अंतिम दिन है, क्योंकि 5 अगस्त तक श्रावण मास है। तो लिहाजा अब जो तैयारी है वो इसी बात की तैयारी है कि प्रधानमंत्री से भूमि पूजन कराया जाए और जो करोड़ों राम भक्तों की आस है, जो जिस बात का इंतजार था, वो वक्त अब मुकर्रर हो चुका है पिता। तो कहीं ना कहीं जो इस बात को लेकर आज जो तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की राम जन्मभूमि की बैठक है अयोध्या के सर्किट हाउस में 3 बजे, उसमें भी इस बात पर चर्चा होगी। नृपेंद्र मिश्रा भी मेम्बरान उसके वहां पहुंचे हुए हैं, चेयरमैन जो हैं उसके अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर है आज की राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख का आज ऐलान होगा और 5 अगस्त वो तारीख होगी जो अभी तक हमारे पास खबर है। और प्रधानमंत्री खुद वहां जाएंगे, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यानी ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। हालांकि अभी तक वो अयोध्या नहीं गए और ये कहा जा रहा था कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो वो पहुंचेंगे। और ऐसे में अजीत, ये क्या कल जो बैठक हुई है वो इसी संदर्भ में हुई है कि प्रधानमंत्री का तकरीबन करीब ये जाने का जो प्रोग्राम है वो कंफर्म है? देखिए, बिल्कुल इसी बात को लेकर बैठक हुई है और प्रधानमंत्री के आने को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, अफसरों से बैठक की गई थी, वो इसी बात को लेकर कि आखिर क्या क्या होगा और किस तरीके से होगा, अयोध्या में क्या क्या चीजें, अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो राम मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ जो 68 एकड़ का जो इलाका है उसमें और क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से उसका खाका होगा। एक मैप जो है वो जो तैयार किया गया उस पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की, क्योंकि अब तक अयोध्या के विकास के लिए 2500 करोड़ से ज्यादा पैसा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इसे जो त्रेता युग में जिस तरह सतयुग में जिस तरह जो है अयोध्या था उस तरह इसको बसाया जाए। तो कई सारे जो वहाँ प्रतिष्ठान है वो बनने हैं, 5 स्टार होटल्स बनने हैं, जो सड़कें हैं, बिजली है, उन सब को लेकर कल चर्चा हुई। तो अब लगभग ये तय है कि 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी लगातार बैठकें की है, लगातार जानकारी ली है और फैजाबाद के डीएम, अयोध्या के डीएम और कमिश्नर से भी रिपोर्ट ली है। जी। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चीन में करीब 150 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोग बेघर हुए हैं। जून से ही दक्षिण पूर्वी चीन के ज्यादातर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में और वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों में बहने वाली ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिन्होंने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। चोंगचिंग से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। एक वीडियो में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में समाता दिखा। बाढ़ की चपेट में आकर सड़क पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसी तरह नदी ने एक फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया।
भारी बारिश की वजह से चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसका असर नदी के किनारे बसे कई प्रांतों पर साफ नजर आया। हूबे प्रांत में तो नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। नदी के किनारे एक बंदरगाह में भी पानी घुस गया। कई इलाकों में तो सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। कुछ यही हाल जियांगशी प्रांत में भी दिखा, जहां बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। वहां हजारों लोग बाढ़ में फंस गए, जिनकी मदद के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया, जबकि कईयों को नावों की मदद से बचाया गया। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती 1 महीने के बच्चे के लिए रोजाना लेह से उसकी मां का दूध पहुंचाया जा रहा है। बताया गया कि बच्चे के ऑपरेशन के लिए उसे लेह से दिल्ली लाया गया, लेकिन उसकी मां बीमार होने की वजह से वहीं रह गई, जिसके बाद रोजाना उस बच्चे के लिए मां का दूध लेह से दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लेह एयरपोर्ट पर नौकरी करने वाले बच्चे के पिता के दोस्तों की वजह से ये संभव हो सका, जिनकी मदद से हर दिन विमान से दूध दिल्ली लाया जाता है, जहां बच्चे के पिता उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। इस दौरान दूध को अच्छी तरीके से एक डिब्बे में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो सके। बच्चे की माँ है वो यहाँ नहीं आ सकती, तो कोरोना वजह है। दूसरी वजह ये कि उनकी मेडिकल कंडीशन इस तरीके की नहीं है कि उनको यहाँ लाया जा सकता है। बताया ये भी गया कि जन्म के साथ ही बच्चे में एक बीमारी थी जिसका ऑपरेशन करवाना जरूरी था और लेह में इसकी सुविधा नहीं थी, जिसके बाद बच्चे को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया, लेकिन उसकी मां उसके साथ नहीं आ सकी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पहाड़ खिसकने से एक 4 मंजिला इमारत के गिरने का डरा देने वाला वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। डरे सहमे लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। लेकिन इसके बाद जो घटना हुई उससे पूरा इलाका सहम उठा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक 4 मंजिला इमारत देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। कुदरत के गुस्से ने कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। इमारत में फंसे लोगों को भागकर अपनी जान बचाते हुए भी देखा गया। इमारत में 20 से ज्यादा दुकानें थीं और कई परिवार भी उसमें रहते थे, जो हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद श्रीनगर लेह हाईवे ठप हो गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। हालांकि मलबा हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया गया। मुंबई के एक अस्पताल में शिवसेना नेता नितिन नंदगावकर ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि एक आदमी का शव उसके घर वालों को देने के लिए अस्पताल प्रशासन ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था, जिसकी खबर मिलने के बाद शिवसेना के नेता अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ उन्होंने वहां के अधिकारियों पर भी अपनी भड़ास निकाली। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश भी की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अस्पताल में हुए इस हंगामे को उन्होंने सही भी ठहराया। पुलिस क्या कार्रवाई करती है, सरकार अपनी जगह पे कानूनी कार्रवाई जो है हॉस्पिटल के ऊपर वो करती रहेगी। मेरा फर्ज बनता है शिव सैनिक के नाते, वो मैं पहले अदा करूंगा। बताया गया कि अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे एक आदमी की मौत हो गई थी, लेकिन जब घर वाले उसके शव को ले जाने लगे तो अस्पताल कर्मचारियों ने उन्हें ज्यादा पैसों के लिए रोक दिया था। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में पहला दुर्गा पंडाल बनना शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पंडाल बनाने का काम करीब 1 महीने की देरी से शुरू हुआ, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब बाकी पंडालों का काम भी शुरू हो जाएगा। हालांकि काम में तेजी की जरूरत के बावजूद पंडाल बनाने के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों से समझौता नहीं किया जा रहा। और इसी की झलक कोलकाता के चोर बागान क्लब में दिखी, जिसका पंडाल हमेशा मशहूर रहा है। सिर्फ 100 दिन बाकी हैं, दुर्गा पूजा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोलकाता में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बार बदलाव के साथ। चोर बागान क्लब से पंडाल बनाने की शुरुआत हुई और मजदूरों से 2 पालियों में काम लिया जाता दिखा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। यही नहीं, काम पर आने वाले मजदूरों को सैनिटाइज करने के लिए टनल लगा नजर आया, जिससे गुजरने के बाद मजदूरों के शरीर का तापमान देखकर और उनके हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद ही काम पर जाते देखा गया। आयोजकों ने दावा किया कि पहले से कम बजट में पंडाल बनाने की मजबूरी होने के बावजूद बड़ा हिस्सा कोरोना से बचाव पर ही खर्च हो रहा है। कम से कम 30% हम लोग इस पे ये अलॉट किया है, ये सैनिटाइजेशन के लिए। बताया गया कि श्रद्धालुओं में कोरोना का जोखिम न के बराबर हो, इसके लिए इस बार सभी पंडाल खुले होंगे। खुले पंडाल की वजह से अहाते में बारिश का पानी जमा होने का खतरा है, इसके लिए इस पंडाल में फर्श बनाए जाते दिखे।
चूंकि पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों की तरह कोलकाता में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए दुर्गोत्सव समिति ने इस बार कुछ नियम बनाकर 350 पूजा समितियों को भेजे। बताया गया कि पूजा समितियों को 17 दिशा निर्देश वाले प्रस्ताव भेजे गए, जिनमें पंडाल के साथ ही प्रतिमा की ऊंचाई कम रखने को कहा गया ताकि पंडाल और प्रतिमा को आसानी से सैनिटाइज किया जा सके। इसके अलावा ऐसा पंडाल बनाने को कहा गया है जिससे श्रद्धालुओं को पंडाल के बाहर से भी मूर्ति दिखे। पंडाल में एक साथ 25 से ज्यादा लोगों को घुसने पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है और पंडाल में घुसने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी किया गया है। इस बार बुखार से पीड़ित व्यक्ति को पंडाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब बड़ी खबर, राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कल संजय जैन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। संजय जैन वही है जिनकी आवाज कांग्रेस ने ऑडियो में होने का दावा किया था। संजय जैन के खिलाफ एसओजी ने राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज किया था। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी भवानी, एसओजी की ये कार्रवाई में अब संजय जैन जो हैं उनको पकड़ा गया है और अब ये भी दावा कि बहुत सारे ऐसे नाम भी खुल सकते हैं जो शामिल हो सकते हैं इसमें। देखिए, कल संजय जैन को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद में उसको अब अरेस्ट कर लिया है और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब ये माना जाएगा कि जो दूसरे जो 2 एफआईआर में नाम है विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये संजय जैन से पूछताछ के अंदर ये एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करेगी एसओजी कि उनका क्या रोल था। जो केस दर्ज किया गया वो 2 धाराओं में किया गया, एक राजद्रोह की धारा सरकार गिराने की, दूसरा 120 बी यानी साजिश का आरोप। जी भवानी, रहिए आप हमारे साथ। में राजस्थान के ऑडियो टेप कांड में कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नाम बहुत प्रमुखता से सामने आया और ये नाम है संजय जैन का, जिस पर इस पूरे मामले के सूत्रधार होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि राजस्थान टेप कांड में उछला संजय जैन का ये नाम है और उसके बाद एसओजी अब संजय जैन से पहले पूछताछ कर रही थी, उसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। राजनीतिक गलियारे में संजय जैन की ऊंची पहुंच मानी जाती है। हर सरकार में नेताओं से उसके अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के करीबी माने जाते हैं। पूर्व डीजीपी हरीश मीणा से भी संजय जैन के संबंध हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से भी अच्छे रिश्ते हैं। यानी भवानी, संजय जैन की गिरफ्तारी के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि और एफआईआर में जिसके नाम दर्ज है उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है क्या? देखिए, एसओजी ये कोशिश करेगी क्योंकि कल ही वॉइस सैंपल लेने के लिए एसओजी की टीम मानेसर गई थी। हालांकि वहां पर काफी कोशिश के बाद में बड़ी मुश्किल से उनको होटल में एंट्री दी गई, लेकिन भंवरलाल शर्मा जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनका सैंपल लेने गई थी, वो वहां पर होटल के अंदर नहीं मिले। अब एसओजी ने ये तेज कर दिया प्रयास कि किसी तरीके से भंवरलाल शर्मा के वॉइस सैंपल लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और दूसरे गजेंद्र सिंह है उनको लेकर भी, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है। एक सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर में गजेंद्र सिंह के ना आगे केंद्रीय मंत्री नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये भी संशय बना हुआ है कि क्या ये कंफर्म हो गया कि वही गजेंद्र सिंह है। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि कांग्रेस पहले से ही आरोप लगा चुकी है, इसलिए अब ये जो मामला है कि अगर गजेंद्र सिंह के खिलाफ अगर एसओजी कार्रवाई करती है तो जाहिर तौर पर अपना आप में बड़ी बात होगी। जी। कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार तक टल गई। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दाखिल इस याचिका पर करीब 3 घंटे तक बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे तक टाल दी। साथ ही अदालत से पायलट गुट को थोड़ी राहत भी मिली, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पीकर को मंगलवार शाम तक 19 बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। इससे पहले कांग्रेस की ओर से जिरह करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सचिन पायलट की ओर से दाखिल याचिका खारिज करने की मांग की, जबकि पायलट गुट की पैरवी करने वाले हरीश साल्वे ने एक बार फिर ये कहा कि स्पीकर को विधानसभा के बाहर के मामलों में नोटिस देने का अधिकार नहीं। बिहार के समस्तीपुर जिले में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूब गए। जल जमाव की वजह से कई गांवों का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया और इस हालात में लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बन गया। सामने आई एक तस्वीर में लोग नाव पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए। लोगों को अपनी मोटरसाइकिलों को भी ले जाने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ी। सड़क और पुल सभी पानी में डूबे हुए नजर आए। कई जगहों पर तो लोगों के कमर तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जिसके अलावा कई ऐसे मकान भी दिखाई दिए जिनमें कई फीट तक पानी भर चुका था। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को मदद भी पहुंचाई गई। बताया गया कि एसडीआरएफ की तरफ से कई नावों को उतारा गया, जिनके जरिए पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का काम जारी है।
एलएसी के पास लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना के जवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री लद्दाख की चीन से लगने वाली सीमा पर जवानों से मिलने पहुंचे, जहां भारतीय फौज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शुरुआत हवा से बात करने वाले जवानों ने की। फौज के सबसे भारी विमान हरकुलिस से एक एक कर कई पैराट्रूपर नीचे छलांग लगाने के लिए तैयार थे। विमान के खुलते ही एक एक कर जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। ये पैराट्रूपर अपने साथ करीब 200 किलो तक वजन ले जा सकते हैं। आसमान से निगरानी करने में ये बेजोड़ हैं और अगर जरूरत पड़े तो हवा में उड़ते हुए ही निशाना भी लगा सकते हैं। रक्षा मंत्री के सामने दूसरे हथियारों का प्रदर्शन शुरू होने से पहले एक लाइट मशीन गन लाई गई। राजनाथ सिंह ने खुद मशीन गन से निशाना लगाने की कोशिश की। फौज के अधिकारियों ने भी उन्हें मशीन गन को थामने की सही तकनीक बताई। पीका नाम की इस मशीन गन की रेंज करीब 3 किलोमीटर है, जिसे टैंकों पर भी तैनात किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे का मकसद न केवल सेना में जोश भरना है, बल्कि पड़ोसी मुल्कों को सख्त संदेश देना भी है। इसीलिए लद्दाख में रक्षा मंत्री के सामने अपाचे अटैक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरते हुए दिखे। अपाचे भारतीय फौज का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये दोनों भारतीय फौज के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर हैं। आसमान में उड़ते ये हेलीकॉप्टर देश के किसी भी दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। रक्षा मंत्री के सामने खुले मैदान में कुछ बंकर भी बनाए गए थे। अभ्यास के तौर पर टैंकों के जरिए इन बंकरों को तबाह करना था। इसके लिए गरजते हुए ऐसे टैंक आगे बढ़ते दिखे जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके बंकरों को तबाह कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने जवानों को मिठाइयां भी खिलाई और उनकी हौसला अफजाई भी की। साथ ही दुश्मन को 2 टूक जवाब भी दे दिया। इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नदी में अचानक पानी बढ़ने से यात्रियों से भरी एक गाड़ी वहां फंस गई। बताया गया कि बारिश की वजह से सड़क बंद होने के बाद ये लोग नदी पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश में थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने से गाड़ी समेत करीब 8 से 10 लोग वहीं फंस गए और मदद का इंतजार करने लगे। नदी में फंसे यात्रियों को देख आसपास के कई लोग वहां पहुंच गए, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार कर यात्रियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग हिम्मत जुटाकर यात्रियों तक पहुंच गए और उन्हें एक एक कर नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इटली की सिसिली में अचानक आई बाढ़ में कई लोग फंस गए। वहां एक तूफान की वजह से जोरदार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते सड़कों पर सैलाब बहने लगा। सड़कें पहाड़ी नदियों की तरह दिखने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कई गाड़ियों को भी साथ ले गया। कई छोटी बड़ी गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आईं। सबसे खराब हालात एक अंडरपास में नजर आए। वहां खड़ी तमाम गाड़ियां अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गईं। ज्यादातर गाड़ियां पानी और मलबे में पूरी तरह डूब गईं। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। इन गाड़ियों में सवार कुछ लोगों को तो बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। कई लोग तो तैर कर बाहर निकले और उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में राहत बचाव की टीमें पहुंची और वहां फंसे लोगों की तलाश शुरू की गई। लखनऊ में मां बेटी ने खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। लखनऊ में लोक भवन के सामने दबंगों से परेशान होकर एक मां बेटी ने खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने वक्त रहते दोनों को बचा लिया। लखनऊ पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक महिला को तो पूरी तरह से जलने से बचा लिया, दूसरी थोड़ी गंभीर हालत में आई है। लखनऊ में 2 महिलाओं की खुद को जिंदा जलाने की घटना पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। यूपी के झांसी में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार जलकर राख हो गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज बारिश के बाद सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। बिहार के मधुबनी में बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। अमेरिका की एक कंपनी ने घर का कामकाज करने वाला एक रोबोट बनाया। वैसे तो दुनिया के कई देशों में इस तरह के रोबोट पहले ही बाजार में मौजूद हैं, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये रोबोट्स की दुनिया की तस्वीर ही बदल देगा। क्योंकि घर का काम करना इस रोबोट के लिए बाएं हाथ का खेल है। वीडियो में ये रोबोट सोफा साफ करता नजर आया। चुटकी बजाते ही इसने टेबल भी साफ कर दी और तो और बड़ी ही आसानी से वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर टोकरी में भी रख दिए। काम करने का ऐसा अंदाज मानो कोई इंसान ही हाथ चला रहा हो। पौधों में पानी देना हो या सामान समेटना हो, ये रोबोट सब कुछ कर सकता है। और सिर्फ घर का काम ही नहीं, एक तस्वीर में तो ये बच्चों का दोस्त बनकर उनके साथ खेलता हुआ भी नजर आया।
ये रोबोट मालिक की खिदमत में भी हमेशा हाजिर रहता है। 3D कैमरे से लैस ये रोबोट चीजों से टकराए बिना घर में आसानी से इधर उधर घूम फिर सकता है। इस रोबोट की पकड़ इतनी शानदार है कि इसके चंगुल में रखी बॉल को कुत्ता तक नहीं छीन पाया। ये अलग अलग आकार, साइज और वजन की चीजें भी उठा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाया गया। In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement. संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित करते हुए पीएम ने सबका साथ और सबका विकास का मंत्र भी दोहराया। We know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in achievement of global goals. Our motto is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नेपाल में आई बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के जिलों में हालात काफी बिगड़ गए। आरोप है कि प्रभावित जिलों में प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जरूरी कदम भी नहीं उठाए गए, जिसकी एक झलक अररिया में दिखी, जहां परमान नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में नाव नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी के ऊपर से गुजरने को मजबूर दिखे। हम अभी मौजूद हैं अररिया जिले से फॉरबिसगंज तक जाने वाली सड़क पर, जिस पर 3 फीट से ज्यादा पानी आ गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह के हालात सीतामढ़ी में भी देखने को मिले। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोग नाव नहीं होने की वजह से गर्दन तक डूबकर सुरक्षित इलाकों में जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। कोई साधन नहीं है, क्या करे, डूबते हैं, जाते हैं। 500 से ऊपर का बस्ती है। रात को अगर तबीयत खराब हो जाएगा, इमरजेंसी होगा, हम लोग कैसे लाएंगे। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी के कटाव की वजह से बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक बाघ को जंगल में वापस छोड़ दिया गया। जैसे ही पिंजरा खुला, बाघ तुरंत उठा और दहाड़ते हुए जंगल की तरफ दौड़ गया। ये बाघ कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आने के बाद रिहायशी इलाके में चला गया था, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने उसे पकड़ा और फिर बाघ की सेहत की जांच करने के बाद उसे वापस नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 60 से ज्यादा जानवर अभी तक मर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवराज सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हरदीप सिंह डंग पहले मंदसौर के सुवासरा से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और शिवराज सरकार में मंत्री बनने के बाद वो पहली बार मंदसौर में जनसंपर्क यात्रा के लिए पहुंचे, जहां उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। काले मास्क लगाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी जनसंपर्क यात्रा को रोकने की कोशिश की, तो बीजेपी वालों ने भी नारेबाजी तेज कर दी। इसी हंगामे के बीच बीजेपी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं में हल्की हाथापाई भी हुई। कुछ ही देर में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भीड़ से दूर किया और हंगामा न करने की नसीहत दी। इसी दौरान कुछ लोगों की पुलिस से गर्मागर्म बहस हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी तो आसानी से मान गए, लेकिन समझाने के बावजूद हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने वहां से जबरन खदेड़ दिया। हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस को काफी देर तक पसीना बहाना पड़ा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेत के अवैध खनन से जुड़े कुछ लोगों की पुलिस की टीम पर हमला करने का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक बदमाश पुलिस वाले से भिड़ता हुआ नजर आया। वो पुलिस वालों को मारने के लिए आगे भी बढ़ा, लेकिन जैसे ही दूसरे पुलिस वाले ने उससे रोकने की कोशिश की, वो उससे उलझता नजर आया। हालांकि वो उसे समझाते हुए दूर ले गया, लेकिन बदमाश फिर मुड़ा और उसने पुलिस वाले को ऐसा थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर ही गिर पड़ा। इसके बाद सड़क से रेत की कई ट्रॉलियां गुजरती दिखीं और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बताया गया कि चेकिंग के लिए पुलिस वाले सड़क पर तैनात थे। इस बीच रेत से भरी ट्रॉलियों के वहां से गुजरने पर कुछ कहासुनी हुई और बदमाश पुलिस पर हावी हो गए। और आरोपियों को भी चिन्हित किया गया है। इसमें से ये लोग मुरैना जिले के टेटरा थाने के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना है और जल्दी उनको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे।
निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के मकसद से पंजाब सरकार ने भी निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के दाम तय कर दिए। पंजाब सरकार ने वहां के सभी निजी अस्पतालों को 3 श्रेणियों में बांटा और उसी के हिसाब से उनमें इलाज की रकम तय की। बिना वेंटिलेटर वाले आइसोलेशन वार्ड की फीस 10,000 रुपए तय की गई, जबकि बाकी निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 9,000 रुपए तक की फीस तय की गई। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भी इलाज के लिए 8,000 रुपए की फीस तय की गई। इसके अलावा कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए पंजाब सरकार ने अलग से रकम तय की, लेकिन अकाली दल ने पंजाब सरकार के इस फैसले को निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने वाला बता दिया। जितने रेट इन्होंने दिए इससे कम तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे दे रहे हैं। जितने हर जो छोटे से छोटा हॉस्पिटल है उसका भी 6,000 रुपया रेडी का कर दिया। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच खबर है कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस पूरे मामले पर चुप्पी ने गहलोत सरकार को गिरने से बचा लिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के बाकी नेता सचिन पायलट को समर्थन देने पर बीजेपी आलाकमान और राज्य के नेताओं ने मन भी बना लिया था और फैसला इस बात पर होना था कि पायलट को बीजेपी में शामिल कराकर सीएम बनाया जाए या फिर पायलट की अलग पार्टी बनाने पर बीजेपी उसे बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद करे। लेकिन इस रणनीति को अंजाम देने के लिए बीजेपी को वसुंधरा राजे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पार्टी के 72 विधायकों में 45 उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस बीच वसुंधरा ने लगातार चुप्पी साधे रखी और ना वो धौलपुर से जयपुर या दिल्ली आई और ना ही उन्होंने कोई बयान ही दिया। ऐसे में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और इस रणनीति को छोड़ना पड़ा। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा और गहलोत में नजदीकी है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गहलोत ने वसुंधरा से अब तक उनका सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया है। खबर है कि वसुंधरा राजे खुद को किनारे किए जाने के अंदेशे से ही अब तक खामोश रहीं। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि वो पार्टी से दूर नहीं है। उन्होंने कहा विजा मैं सावन का जो महीना है वो कर रही हूँ, आपको लगे तो आप मुझे जिस समय करोगे मैं 2.5 घंटे 3 घंटे में आपकी उस बैठक में पहुंच जाऊंगी। कोरोना का टीका बनाने के लिए जारी होड़ के बीच रूस पर दूसरे देशों की वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च चुराने का आरोप लगा है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने रूस के हैकर्स पर कोरोना के टीके से जुड़ी उनकी रिसर्च चुराने की कोशिश का आरोप लगाया है। अमेरिका और कनाडा ने भी रूस के एक खास हैकर ग्रुप पर ऐसा ही आरोप लगाया और दावा किया कि ये हैकर्स उनकी प्रयोगशालाओं से वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया कि हैकर्स का ये ग्रुप रूस की ही खुफिया एजेंसी का एक हिस्सा है। रूस पर यह आरोप तब लगा है जब उसने कुछ दिन पहले ही कोरोना का टीका बनाने और उसके सभी ट्रायल कामयाब होने का दावा किया है। हरियाणा में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई अस्पताल में कोरोना की दवा का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। ये जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। 3 लोगों को वो दवा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को एक करने की मांग खारिज कर दी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल कर देश में सभी स्कूलों के लिए एक बोर्ड किए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह काम सरकार का है। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने जल्द सभी उम्र वर्ग के लिए नेशनल कैंप शुरू करने का भरोसा दिया। संघ ने बताया कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। कोरोना की वजह से खेल से जुड़ी सभी प्रतियोगिताएं ठप पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एमपी के श्योपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर कुछ बदमाश पुलिस वाले से भिड़ गए। मुंबई में पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया और उसके पास से कई गाड़ियां बरामद की। बिहार के गया में बदमाशों ने 10 लाख रुपए न देने पर एक बिल्डर को अगवा करने की धमकी दी। बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने 4.5 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के गहनों की ठगी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में सीमा विवाद पर 2 पक्षों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए।
केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद दिल्ली में कई बच्चों की ऑनलाइन क्लासें तय वक्त से भी ज्यादा लंबी चल रही हैं। खबर है कि दिल्ली में नर्सरी के बच्चों की एक ऑनलाइन क्लास औसतन 1 घंटे तक चल रही है, जबकि नर्सरी के बच्चों की एक ऑनलाइन क्लास के लिए 30 मिनट तक का वक्त तय किया गया है। इसके अलावा पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चों के भी औसतन 40 मिनट के 4 से 5 ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं, जबकि पहली से 8वीं तक के लिए हर दिन 45-45 मिनट की 2 ऑनलाइन क्लासें तय की गई हैं और 9वीं से 12वीं के लिए सरकार ने एक दिन में 4 ऑनलाइन क्लासें तय की हैं। बताया गया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया, जिस वजह से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। अभिभावकों की चिंता है कि ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन इनके नन्हे मुन्ने बच्चों पर गंभीर बीमारियों का खतरा ना मंडराने लगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सुरक्षा बल को एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पिछले 24 घंटे में दक्षिण कश्मीर में 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। कल कुलगाम में 3 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा बल के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कश्मीर में इस साल अब तक 137 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो शोपियां में 4 आतंकियों के ढेर करने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। जैसे ही सुरक्षा बल को जानकारी मिली, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। रिहायशी इलाका है यहाँ पर। कल 3 आतंकी ढेर किए गए थे और आज 4 आतंकी मारे गए हैं। अभी भी ऑपरेशन फिलहाल जो जानकारी है चल रहा है, क्योंकि कुछ और आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल को अभी तक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आतंकी ढेर किए गए। बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के सुपौल के बेला गांव में प्रशासन की अनदेखी ने लोगों को गुस्से से भर दिया। दावा है कि प्रशासन ने लोगों से मुंह फेरा तो गांव वालों ने खुद ही नदी किनारे कच्चा तटबंध तैयार कर लिया ताकि गांव को डूबने से बचाया जा सके। लेकिन आरोप है कि इस दौरान प्रशासन के लोग वहां भटके तक नहीं। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया, और जब कोई नहीं आया तो गांव के लोगों ने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया। कुछ दिन लगे, लेकिन गांव को बाढ़ से बचाने के लिए लोगों ने कोसी नदी के किनारे कच्चा तटबंध तैयार कर लिया। नदी के कटाव को रोकने के लिए रेत की बोरियां चारों तरफ लगा दी गईं और दावा है कि ये काम गाँव वालों ने बिना किसी की मदद के किया। भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गाँव को बचाने के लिए लोग बोरी में रेत भरकर गांव में पानी आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुपौल के बेला गांव में लोगों ने बाढ़ से बचने का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन भूख और प्यास अब भी उनका इम्तिहान ले रही है। यहाँ पर कोई नेता लीडर नहीं देखने के लिए आता है। जो क्या हो रहा है, ये लोग को जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं सर यहाँ पे। नेपाल के पानी से उत्तर बिहार के 14 जिलों में अब तक सैकड़ों गाँव बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं और कई इलाकों पर अब भी सैलाब का खतरा बना हुआ है। यूपी के मथुरा में नगर निगम की एक बैठक में अचानक हंगामा शुरू हो गया। एक महिला पार्षद ने नगर निगम के कमिश्नर के पीए को भरी बैठक में चप्पल से पीट दिया और महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ पहले पीए ने बदतमीजी की। मथुरा वृंदावन नगर निगम की यह बैठक एक होटल में बुलाई गई थी। मंच पर अधिकारी बैठे और सामने लगी कुर्सियों पर पार्षद बैठे। पार्षद दीपिका रानी उठकर अपनी बात कहने लगी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पहले इसका विरोध जताया और फिर अचानक दोनों आपस में उलझ गए। पीए के हाथ में महिला की कलाई दिखी और महिला दूसरे हाथ से पीए पर चप्पल चलाने लगी। काफी देर हंगामा चलता रहा, जिसके बाद कुछ लोग पार्षद दीपिका रानी को हॉल के बाहर ले गए। हाथ पे झटक के और बोला चल बैठ, चल बैठ। तब मुझे भी गुस्सा आ गया, फिर मैंने भी कहा। इस घटना के बाद नगर निगम की बैठक बर्खास्त कर दी गई। नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि वो पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पीए ने उनको समझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी चप्पल निकालकर हमारे पीए को अपनी चप्पलों से पीटा। कोरोना के बीच चीन में सिनेमाघरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालात सुधरता देख वहां की सरकार ने 20 जुलाई से सिनेमाघरों को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ये सिनेमाघर सिर्फ उन्हीं इलाकों में खोले जाएंगे जहां कोरोना का खतरा कम है। इसके लिए वहां के सिनेमाघरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सिनेमाघरों में तैनात कर्मचारी साफ सफाई और दूसरे इंतजामों में जुटे नजर आए। हालांकि वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए सरकार ने कई नियम भी बनाए जिनका पालन करना जरूरी होगा। कोरोना संकट के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में एक डिजाइनर ने मोतियों वाला मास्क बना डाला, जिसकी कीमत 1 मिलियन जापानी येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख बताई गई।
जिसे वहां के लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस खास मास्क को बनाने वाली डिजाइनर ने बताया कि इसका इस्तेमाल दूसरे मास्क की तरह किया जा सकेगा और इसे पहनने में कोई परेशानी भी नहीं होगी और ना ही चेहरे पर इसका कोई निशान पड़ेगा। ऐसे एक मास्क को बनाने में 300 से ज्यादा छोटे बड़े मोतियों का इस्तेमाल होता है और इसे तैयार करने में कारीगरों को 3 दिन का वक्त लगता है। डिजाइनर के मुताबिक इसे खास तौर पर पार्टियों में पहनने के लिए ही बनाया गया है। 面でつけると意外と肌にすごく気持ちがよくって、その肌写りのいいところとか